दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे थैलेसीमिया के बारे में। थैलेसीमिया के बारे में आज हम पूरी डिटेल में आपसे चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ में थैलेसीमिया क्या होता है, कैसे डेवलप होता है और इसमें होम्योपैथी का क्या रोल है, होम्योपैथी की कौन कौन सी दवाएं जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं, आज हम इसके बारे में आपसे पूरी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। थैलेसीमिया तब डेवलप होता है जब ब्लड का जो प्रोडक्शन होता है, हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन जब डिफेक्टिव हो जाता है या प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है हमारे बोन मैरो में, जिसको हम एरिथ्रोपोइसिस की कंडीशन कहते हैं, तब डेवलप होता है थैलेसीमिया। बेसिकली इसको अगर इस तरह से हम समझें कि थैलेसीमिया तभी डेवलप होता है जब हमारा ब्लड का प्रोडक्शन, आरबीसीज का या कहिए हीमोग्लोबिन का जो प्रोडक्शन होता है, जब वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है, तब थैलेसीमिया डेवलप होता है। और ये हेरिडिटरी होता है जनरली, और कहा जाता है कि ये ठीक नहीं होता है, इसमें हमेशा ब्लड की आवश्यकता पड़ती रहती है, ब्लड हमेशा देना पड़ता है, क्योंकि जो ब्लड का प्रोडक्शन होता है वहां पे गड़बड़ी आ जाती है। लेकिन दोस्तों होम्योपैथी की ऐसी विधा है जहां पे अगर आप सही तरीके से सही सिम्टम के आधार पर अगर आप चुनाव करते हैं दवाओं का, तो यह इस तरह की कंडीशन को भी ठीक कर सकती है, जिसको हम हेरिडिटरी कहते हैं या वंशानुगत कहते हैं। तो आज हम इसके बारे में ही आपसे पूरी चर्चा करेंगे। थैलेसीमिया किस वजह से डेवलप होता है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। थैलेसीमिया बेसिकली होता तब है जब हीमोग्लोबिन की दो चेन होती हैं, अल्फा और बीटा चेन, जब इनका प्रोडक्शन सही तरीके से नहीं हो पाता। बेसिकली ये जो चेन होती है वो प्रोटीन की होती है। तो अगर इसके अंदर में जो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है वो अगर मॉल फॉर्म हो जाता है, या कह लीजिए कि सही तरीके से जो प्रोटीन बननी चाहिए वो प्रोटीन प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाती है, तो उस प्रोटीन की कमी की वजह से या उसका प्रोडक्शन होता भी है तो वो डिफरेंट टाइप की प्रोटीन बन जाती है, जैसा बनना चाहिए वैसा नहीं बन पाती, मॉल फॉर्मेशन हो जाता है जिसको बोलते हैं। तो उसकी वजह से हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है, ऑक्सीजन बॉडी को नहीं मिल पाता, सेल को नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से सीवियर एनीमिया की कंडीशन हो जाती है। तो इस कंडीशन में ही थैलेसीमिया डेवलप होता है, या हम कह सकते हैं कि इसी कंडीशन को हम थैलेसीमिया कहते हैं। थैलेसीमिया बेसिकली दो प्रकार का होता है, अल्फा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया तब डेवलप होता है जब अल्फा चेन प्रॉपर्ली नहीं बन पाती है हीमोग्लोबिन की, तब अल्फा थैलेसीमिया डेवलप होता है। और बीटा थैलेसीमिया तब डेवलप होता है जब बीटा चेन जब नहीं बन पाती है थैलेसीमिया की, तब डेवलप होता है बीटा थैलेसीमिया, उसे कहते हैं बीटा थैलेसीमिया। थैलेसीमिया एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, जिसका अर्थ ये होता है कि ये बॉडी के द्वारा ही उत्पन्न की जाती है, इसमें किसी बाहरी फैक्टर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, इसलिए इसको ठीक कर पाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बॉडी ही इसको रिक्रिएट कर रही होती है। तो वैसी कंडीशन में इसको ठीक कर पाने की संभावना कम हो जाती है। लेकिन होम्योपैथी की दवाएं ऐसी हैं जो कि इसको ठीक कर सकती हैं अगर सही तरीके से चुनाव किया जाए तो। इसका जो वाहक होता है वो माता पिता दोनों को रिसेसिव होना जरूरी होता है, तभी ये डेवलप होता है। किसी एक के रिसेसिव होने पर ये डेवलप नहीं हो पाता है। तो अगर किसी पेरेंट्स को, माता पिता दोनों को अगर रिसेसिव है तो बच्चे में होने की संभावना ज्यादातर होती है कि उसको हो सकता है। ऐसी कंडीशन में हीमोग्लोबिन का जो जीन होता है उसके अंदर में म्यूटेशन हो जाता है और रिजल्ट में थैलेसीमिया डेवलप हो जाती है। तो हीमोग्लोबिन का जो जीन होता है उसके अंदर में गड़बड़ी आने की वजह से जो प्रोडक्शन होता है हीमोग्लोबिन का, अल्फा या बीटा चेन का, वो डिस्टर्ब होता है। कभी कभी ये कम मात्रा में होता है, कभी ये बिल्कुल समाप्त हो जाता है। तो वैसी कंडीशन में अगर बिल्कुल समाप्त हो गया है तो जरूरत पड़ जाती है बाहर से खून देने की, ब्लड चढ़ाने की बाहर से आवश्यकता पड़ जाती है। थैलेसीमिया डेवलप होने की वजह से शरीर में कुछ विकृतियां पैदा हो जाती हैं, जिसमें से कुछ निम्न है। पहली, शरीर बिल्कुल पीला पड़ जाता है, पैलर हो जाता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। ऐसी कंडीशन में हाइपर बिलिरुबिनिया भी हो जाता है, मतलब जो बिलिरुबिन की मात्रा होती है शरीर में वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जॉन्डिस की कंडीशंस भी डेवलप हो जाती है। क्योंकि हीमोग्लोबिन प्रॉपर तरीके से बन नहीं पाता है तो ओवरलोड हो जाता है बॉडी के अंदर में आयरन का। तो आयरन के ओवरलोड की वजह से भी कुछ तकलीफें आ जाती हैं, स्पेशली लीवर में। आयरन बॉडी में इकट्ठा होने की वजह से स्पेशली लीवर में लीवर सिरोसिस जैसी कंडीशंस डेवलप हो जाती है, क्योंकि आयरन का प्रॉपर यूज नहीं हो पाता है। जब ब्लड बनेगा नहीं तो ब्लड में आयरन जो जा रहा है वो तो वापस इकट्ठा होता चला जा रहा है लीवर के अंदर में, तो इसकी वजह से लीवर सिरोसिस कभी कभी डेवलप हो जाता है। ये एक कॉम्प्लिकेशन है।
एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस के कारण अस्थियों में जो बोन होती है उनके अंदर डिफॉर्मिटी पैदा हो जाती है, जिनको चिंपक फेस भी कहते हैं। तो ये कंडीशन भी डेवलप हो जाती है। एक्सेस मात्रा में आयरन का डिपोजिशन होने की वजह से कार्डियक फेलियर जैसी कंडीशंस भी डेवलप हो जाती है, क्योंकि जो कार्डियक के टिश्यूज होते हैं वहां पे अगर आ करके आयरन के जो पार्टिकल्स वो अगर इकट्ठे हो जाते हैं तो उसकी वजह से प्रॉपर काम करना हार्ट का कम हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट फेलियर की कंडीशंस आ जाती है। तो ये भी एक कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाता है। एक्सेस मात्रा में आयरन के डिपोजिशन की वजह से डायबिटीज हो जाती है। एक्सेस आयरन की वजह से थायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशंस भी डेवलप हो जाती है। तो कई सारे कॉम्प्लिकेशंस बॉडी में आयरन के एक्सेस डिपोजिशन की वजह से होने लग जाते हैं। ये एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है थैलेसीमिया के पेशेंट के लिए। थैलेसीमिया के पेशेंट के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर जो ग्रोथ होती है वो डिलेड होती है, लेट होती है। इसके साथ साथ में ऐसे बच्चों की जो प्यूबर्टी की एज होती है, लड़कियां अगर हैं तो उनको भी जो लेट होता है, प्यूबर्टी भी लेट होती है। अगर इन आयरन का डिपोजिशन अगर ब्रेन में हो जाता है या ब्रेन सेल्स के अंदर हो जाता है तो पार्किंसंस डिजीज या पेरिफेरल न्यूरोपैथी जैसी कंडीशंस डेवलप हो सकती है। तो दोस्तों ये सारे हुए कॉम्प्लिकेशंस जो कि हो सकते हैं। इसके अलावा भी कई सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, बार बार ब्लड चढ़ने की आवश्यकता पड़ जाती है। अब हम बात करते हैं इवेल्युएशन के बारे में, इसको कैसे हम इवेल्युएट करते हैं, कैसे पता करते हैं इसके बारे में। तो उसका जो बड़ा कारण ये होता है कि जब बार बार अगर एनीमिया की कंडीशंस डेवलप हो रही हो तो वैसी कंडीशन में इसके बारे में एक बार जरूर एक डीएनए टेस्ट होता है जिसमें हम थैलेसीमिया के बारे में स्पेशली रूल आउट करते हैं। तो उसके बारे में अगर जानकारी हो या फिर कहीं से अगर शंका हो कि फैमिली हिस्ट्री में ऐसा रहा है तो एक बार शादी से पहले भी करा लेना सही रहता है लड़के और लड़की का, कि कोई ऐसा जीन तो नहीं है जो कि थैलेसीमिया को कैरी कर रहा हो। तो वैसी कंडीशन में ऐसी शादी में थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। ऐसे पेशेंट के अंदर में जब हम सीबीसी कराते हैं या एमसीबी कराते हैं तो एमसीबी हमेशा कम मिलती है, सीबीसी करा लेने से काफी हद तक पता चल जाता है। प्लस हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी क्या है या किस टाइप के हीमोग्लोबिन है ब्लड के अंदर में। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जब हम कलेक्ट करते हैं तो हमको एक रूल आउट होता है, पता चल जाता है कि हम थैलेसीमिया किसी पेशेंट को है या नहीं है, या केवल शंका ही है। कंफर्म करने के लिए डीएनए टेस्ट कराना सही रहता है। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट प्लान के बारे में। स्टार्टिंग फेज में जबकि बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन है तो वैसी कंडीशन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता पड़ती है। स्टार्टिंग फेज में जब हम होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं तब थोड़ी सी माइल्ड अगर थोड़ा सा और ज्यादा सीवियर कंडीशंस होती है तो वहां पे बीच बीच में बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता पड़ जाती है। और अगर ज्यादा सीवियर केस होता है तो वहां पे स्टेम सेल रिप्लेसमेंट की भी आवश्यकता होती है, स्टेम सेल थेरेपी जिसको कहते हैं। तो इस तरह की कई सारी विधाएं हैं एलोपैथिक में या नॉर्मल कंडीशन में कहा जाए तो उसको हम यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक में कौन कौन सी मेडिसिन हैं जो कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव हैं और अगर सही तरीके से इस्तेमाल करें तो इसके बहुत ज्यादा रिजल्ट्स आते हैं। दोस्तों मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि जब भी आप किसी भी होम्योपैथिक मेडिसिन से किसी पेशेंट को ट्रीटमेंट कर रहे हो तो वैसी कंडीशन में हमेशा इस चीज का ध्यान देना आपने कि पेशेंट को जो आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो उसको सिम्टोमेटिक के साथ साथ में उसके कॉन्स्टिट्यूशन पे भी ध्यान दीजिए, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट जरूर दीजिए। क्योंकि किसी भी व्यक्ति का अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन सही कर दिया तो आप वो जेनेटिक लेवल पे जाकर के डीएनए लेवल पे जाकर के आप उसको ठीक कर रहे हैं बेसिकली। तो अगर ये कंडीशन आपने अगर सही कर ली तो आप थैलेसीमिया को भी ठीक कर सकते हैं किसी भी कंडीशन में। समय जरूर लग सकता है लेकिन ये ठीक हो सकता है। तो कहने का सेंस ये कि जब भी आप ट्रीटमेंट लें या ट्रीटमेंट दें दोनों कंडीशन में तो आपने कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन का ध्यान विशेष देना है। आप जो भी मेडिसिन दे रहे हैं उसके साथ साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन को जरूर दीजिए तो आप उसको ठीक कर पाएंगे। अब हम कुछ मेडिसिन के बारे में बात करेंगे कि इसमें कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि ज्यादा इफेक्टिव है। मेडिसिन तो बहुत सारी है लेकिन कुछ इफेक्टिव मेडिसिन के बारे में आपसे मैं चर्चा करूंगा। होम्योपैथिक मेडिसिन जो सबसे पहली मेडिसिन आती है वो है फेरम मेटेलिकम। फेरम मेटेलिकम बेसिकली एक ऐसी दवा है जो कि खून की कमी को दूर करने में बहुत ज्यादा यूज की जाती है। जब भी खून की कमी की वजह से अगर फटीगनेस हो, मतलब थकान महसूस होती हो, एनीमिया की कंडीशन होती हो, तो वैसी कंडीशन में फेरम मेटेलिकम की 30 या 200 पोटेंसी की या इसकी 6x पोटेंसी की दी जाती है पेशेंट को। अगर इसको रेगुलर यूज किया जाए तो धीरे धीरे करके हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़नी शुरू हो जाती है। अगली मेडिसिन हमारी कैलकेरिया फॉस 6x।
कैलकेरिया फॉस 6X को अगर आप यूज करते हैं हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए तो ये बहुत ज्यादा काम करती है, स्पेशली ये बोन हेल्थ पे बहुत ज्यादा फोकस होती है। क्योंकि थैलेसीमिया में क्या होता है कि बोन डिफेक्ट हो जाती है, तो बोन की जो हेल्थ को इम्प्रूव करके हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में बहुत काम करती है। तो वैसी कंडीशन में कैलकेरिया फॉस 6X का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, और ये बोन हेल्थ के साथ साथ में ग्रोथ को भी इम्प्रूव करने में काम आती है। अगली मेडिसिन हमारी वह है नेट्रम म्यूरेटिकम। नेट्रम म्यूरेटिकम के बारे में डिटेल में जानना हो तो वीडियो मेरी बनी हुई है, आप जाकर के उसको देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। नेट्रम म्यूरेटिकम बेसिकली वहां पे यूज की जाती है जहाँ पे जो जनरल वीकनेस होती है, साथ में क्रॉनिक एनीमिया के कंडीशन में इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा एक मेडिसिन हमारी है वो है चाइना ऑफिसिनेलिस। चाइना ऑफिसिनेलिस या जिसको सिंकोना ऑफिसिनेलिस भी कहा जाता है, इसका इस्तेमाल अगर ऐसी कंडीशन हो जबकि ब्लड लॉस होने की वजह से बहुत ज्यादा वीकनेस आ जाए या एनीमिया की कंडीशन डेवलप हो जाए तो वहां पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, और ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है बॉडी में स्ट्रेंथ लाने के लिए, खून की कमी को दूर करने के लिए। इसके अलावा कार्सिनोसिन बहुत अच्छी मेडिसिन है, लेकिन इसका इस्तेमाल किसी होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह पर ही करना चाहिए। ये मेडिसिन आरबीसीज की हेल्थ को इम्प्रूव करने में बहुत ज्यादा काम आती है। बहुत ही टिपिकल मेडिसिन है, इसलिए इसका इस्तेमाल खुद से नहीं करना चाहिए, किसी होम्योपैथिक की गाइडेंस में इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगली मेडिसिन है ट्यूबरकुलिनम। ट्यूबरकुलिनम वैसी कंडीशन में यूज की जाती है जबकि आरबीसीज की जो साइज है वो एबनॉर्मली अगर बड़ी हो जाए, तो वैसी कंडीशन को एड्रेस करने के लिए, उसको सही करने के लिए ट्यूबरकुलिनम का इस्तेमाल किया जाता है। ये मेडिसिन भी होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह पर या उनके सानिध्य में ही लेना चाहिए। अगली मेडिसिन हमारी साइलेसिया। साइलेसिया का इस्तेमाल वहां पे होता है जबकि डीजेनरेटिव चेंजेस जब हो जाते हैं आरबीसीज के अंदर में, तो उनको सही करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। और ये थैलेसीमिया में नो डाउट बहुत अच्छी काम करती है। इंपॉर्टेंट एक चीज है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन अगर मैच करती है तो दोस्तों ये 7 मैंने होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आपको बताया जो कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। लेकिन सिर्फ ये 7 ही नहीं है, इसके अलावा बहुत सारी मेडिसिन हैं जो कि इफेक्टिवली काम करती हैं ऐसी कंडीशंस में। लेकिन आपने ट्रीटमेंट कभी भी खुद से नहीं लेना। मैं हमेशा बोलता हूँ ट्रीटमेंट कभी भी लेना है तो आप होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह पर ले, चूंकि थैलेसीमिया नॉर्मल कंडीशन नहीं होती है। अगर गड़बड़ हुआ तो फिर उसके लेने के देने पड़ जाते हैं। तो वैसी कंडीशन को हम रोकने के लिए होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह लें और प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट करें तो इसको हम ठीक कर सकते हैं और काफी हद तक मैनेज कर सकते हैं सही तरीके से। थैलेसीमिया का एक कॉम्प्लिकेशन होता है आयरन का एब्जॉर्प्शन, जिसकी वजह से सारी तकलीफें होती हैं। तो आयरन का एब्जॉर्प्शन ज्यादा मात्रा में न हो बॉडी में, इसके लिए चाय पीना, ब्लैक टी पीना ज्यादा इफेक्टिव होता है। कम मात्रा में विटामिन सी का इस्तेमाल करना भी इफेक्टिव होता है। तो इससे क्या होता है, कम मात्रा में विटामिन सी लेना और डीफेरोक्सामिन लेने से बॉडी से आयरन धीरे धीरे निकलता चला जाता है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखें कि विटामिन सी की मात्रा कम रहे, और काली चाय पीने से भी आयरन का एब्जॉर्प्शन कम होता है। इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि जब थैलेसीमिया होता है तो कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई और डिजीज तो नहीं है, या कभी कभी कोई और डिजीज होती है, हमको लगता है कि थैलेसीमिया तो नहीं हो गया, तो उसको हमको डिफरेंशिएट करना चाहिए। इसके लिए डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना हमको आना चाहिए, या जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो इसको करते हैं। तो बेसिकली जैसे आयरन डेफिशिएंसी अगर एनीमिया है, या लेड पॉइजनिंग है, या क्रॉनिक कोई डिजीज है उसकी वजह से अगर कोई एनीमिया डेवलप हुई है, तो ये कुछ एक ऐसी चीजें होती हैं जिसको हमको डिफरेंशियल डायग्नोसिस के दौरान में चेक करना चाहिए। इससे पता चलता है कि वो थैलेसीमिया है या किसी एनीमिया की वजह से या क्रॉनिक कोई बीमारी है उसकी वजह से एनीमिया डेवलप हुई है, वो है। तो ये सारी चीजें हमको डिफरेंशियल डायग्नोसिस में पता चलती है। मैंने कॉम्प्लिकेशन के बारे में आपको बता दिया हुआ है कि इसके कॉम्प्लिकेशंस में आपको गॉल स्टोन हो सकता है, आपको जॉन्डिस हो सकती है। ऐसे पेशेंट को जिनको ये हुआ है उनको वीकनेस आ सकती है, बोन के अंदर डिफॉर्मिटी हो सकती है, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है। आप पीछे देखेंगे तो उसके बारे में मैंने पूरी डिटेल में बताया हुआ है, आप जाकर उसको चेक कर सकते हैं कि क्या क्या चीजें इसकी कॉम्प्लिकेशंस में हो सकते हैं। ऐसे पेशेंट को जो करना चाहिए वो आयरन का इंटेक कम से कम करना चाहिए और फोलिक एसिड का इंटेक ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। ये एक विशेष ध्यान है खाने पीने में, इन सारी चीजों का विशेष ध्यान देना है कि ऐसी चीजों का इंटेक करें जिसके अंदर में आयरन कम हो और फोलिक एसिड की मात्रा ज्यादा हो। वो फूड पेशेंट के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता है।
तो दोस्तों ये सारी बात रही आज थैलेसीमिया के बारे में और उसके होम्योपैथिक मेडिसिन कौन कौन सी है उसके बारे में। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी से आपको फायदा जरूर होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको आप लाइक करें, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें जिनको इसकी आवश्यकता है। और अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो उसके बारे में कमेंट करके जरूर बताएं, और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप मुझसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, आप वहां पे जाकर के मुझसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं थैलेसीमिया या किसी भी और बीमारी के बारे में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलता हूँ आपसे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।